और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई है सतर्कता। 100 रुपए से अधिक सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य लगाया गया है। नेपाल ने सीमा क्षेत्र में बढ़ाई है सुरक्षा बलों की संख्या। सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसबी ने सीमा पर गश्ती बढ़ा दी है। वाल्मीकि नगर इलाके में पेट्रोल डीजल को लेकर के असामान्य स्थिति है। पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती की गई है। नेपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कीमतों के अंतर से सीमा पर हलचल अब ज्यादा बढ़ गई है। नेपाली नंबर प्लेट वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाया गया है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का निर्देश भी दिया गया। आपात स्थिति में नेपाली नागरिकों को सीमित ईंधन की अनुमति दी गई है। तो इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नेपाल सीमा पर अब सतर्कता बढ़ा दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नेपाल में सरकार बदली है, उसके बाद से कई चीजों को लेकर के नेपाल गवर्नमेंट ने नए निर्देश जारी किए, जिसमें सबसे बड़ा निर्देश जो है वो ये है कि अगर भारत से कोई नेपाली व्यक्ति 100 रुपए से अधिक का सामान लेकर के नेपाल जाता है तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी। और इसका हालांकि विरोध वहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराई गई। बावजूद इसके ये आदेश जो है वो वापस नहीं लिया गया। दूसरी तरफ जो है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है, तो इसको देखते हुए नेपाल में जो है कालाबाजारी बढ़ी है। भारत से पेट्रोल डीजल ले जाकर के नेपाल में ऊंचे दाम में जो तस्कर हैं वो बेच रहे हैं। इसके साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ाया गया। नेपाल बॉर्डर पे जो है वो सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल जो पुलिस है उसकी अतिरिक्त तैनाती की गई। इन तमाम बातों को देखते हुए भारत भी जो है, इंडिया भी जो है वो एसएसबी की तैनाती जो है वो बढ़ाया है। वहाँ पे सुरक्षा जांच बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मैत्री संबंध है नेपाल के साथ, हालांकि वो बना रहे इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कालाबाजारी हो रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर के, तो उस पर जो है नकेल कसने की एक कवायद है और उसी के साथ ये जो है पहल की गई है। पेट्रोल पंप है वहाँ पे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और ये देखा जा रहा है कि जो नेपाल से आने वाले जो गाड़ियां हैं उसमें अति आवश्यक है, इमरजेंसी है, अगर उनके गाड़ियों का पेट्रोल या डीजल जो है वो समाप्त होने के कगार पे है तो उन्हें जरूर पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। लेकिन वैसे जो वाहन चालक हैं जो इस इरादे से सिर्फ अपनी गाड़ी लेकर के इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से पेट्रोल डीजल भरवाएंगे और वहाँ ले जाकर के कालाबाजारी करेंगे नेपाल में, तो उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। छपरा में एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लोग खुशियां मना रहे थे। तभी पड़ोसी से मामूली विवाद ने चंद सेकंड में सब कुछ बदल कर रख दिया। चाकू से हमले में दूल्हे राजा की मौत हो गई। सेहरा से पहले घर से अर्थी चल पड़ी। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। सेहरा सजने से पहले उठी अर्थी, शादी से पहले दूल्हे की निर्मम हत्या। शादी की खुशियां मातम में बदली। खुशियों वाले घर में किसने लाश बिछाई? तिलक से पहले मौत का तांडव। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। तिलक के लिए सब कुछ सज धज कर तैयार था। घर परिवार रिश्तेदार सब खुशी से झूम रहे थे। डीजे की धुन पर सभी थिरक रहे थे। तभी एक मामूली विवाद ने चंद सेकंड में खुशियों को लहूलुहान कर दिया। शादी वाले घर में मातम पसर गया। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहे थे। कुछ सेकंड में ही सब कुछ तबाह हो गया। खुशियां चीख में बदल गई। पड़ोसियों की बुरी नीयत ने एक परिवार की खुशी को लहू में बदल दिया और ये सब देर रात छपरा के मांझी में हुआ। एक हंसती खेलती शादी की खुशियां चीख में बदल गई। जो दूल्हे राजा बनने वाले थे, शादी के सपने संजो रहे थे, घोड़े पर चढ़कर बारात निकलने वाली थी, अपनी होने वाली दुल्हन के लिए शॉपिंग कर रहे थे, उसे चाकुओं से गोद कर जान ले ली।
दरअसल गोडा गांव निवासी वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर को मामूली विवाद में बीती रात पड़ोसियों ने निर्मम हत्या कर दी। गंभीर हालत में परिजन छपरा ले जा रहे थे, तभी रास्ते में दम तोड़ दिया। इस क्रूर हमले में घर के 4 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज जारी है। हम लोग पूछे कि किस बात के लिए गाली दे रहा है, पूछते पूछते आया चाकू मार दिया। ये मेरा भाई जो है वार्ड पार्षद है, इनको मार दिया चाकू। मेरा छोटा भाई उसको भी चाकू मार दिया, मेरा भी यहाँ चाकू मार दिया है। विवाद का कारण क्या था? कारण था कि लोग बोला कि कौन गाली दे रहा है, ऐसे ऐसे आया, हम लोग पूछे, उसे तुरंत चाकू मार दिया। यही नहीं, पूर्णिया के धुसमल गांव में भी वार्ड पार्षद सदस्य अशफाक अंसारी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा है। मृतक अशफाक अंसारी की बेटी ने अनगर थाना में केस दर्ज कराई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के 5 लोग घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। छपरा हो या पूर्णिया, दोनों ही मामले में पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप है। आरोपी अब तक फरार है और उनकी तलाश जारी है। छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। देखिए, गोपालगंज में बदमाशों का तांडव दिखा है। ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की कोशिश ने बवाल मचा दिया। लूट के बाद भागने की कोशिश कर रहे बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें एक राहगीर की मौत हो गई। जिसके बाद उग्र भीड़ ने बदमाश को पकड़ लिया और तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें शरीर से अलग ना हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोपालगंज में शुक्रवार को एक ज्वेलरी दुकान में लूट करने पहुंचे बदमाशों को उस वक्त भारी पड़ गया जब सोने चांदी के आभूषण लूटने के बाद बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक राहगीर डब्लू मिश्र की गोली लगने से मौत हो गई। जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और मौके से ही एक बदमाश को दबोच लिया गया और जमकर पिटाई कर दी। वारदात के बाद भीड़ उग्र हो गई, हिंसा का रूप ले लिया, जमकर आगजनी हुई। आक्रोशित भीड़ ने मौके पर ही एक बदमाश को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से 2 और बदमाश को पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से एक और बदमाश को छुड़ा लिया और जमकर धुनाई कर दी। बदमाश को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत न हो गई। वहीं उग्र भीड़ ने बदमाश के गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बिगड़ती चली गई। पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठता है कि बदमाश दिन दहाड़े कैसे किसी दुकान को निशाना बना सकते हैं, कैसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की सजगता ने इस पूरे वारदात पर पानी फेर दिया। हजारों की भीड़ ने बदमाश को घेर कर पकड़ लिया। हालांकि बदमाश की फायरिंग से एक निर्दोष की जान चली गई। वहीं घटना के बाद पुलिस लाचार नजर आई। हजारों की भीड़ के आगे पुलिस नतमस्तक दिखी। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद एक और बदमाश को सौंपने की मांग की जा रही थी, लेकिन पुलिस किसी तरह बचाने में सफल रही। हालांकि ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना ने पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। फिलहाल बदमाश का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कुछ अपराधी लूटपाट के मंशा से एक दुकान में घुसे थे, जिसमें कि जो अपराधी थे उनको जो लोकल लोग थे उनके द्वारा पकड़ लिया गया। उसी क्रम में अपराधियों द्वारा गोली फायर किया गया, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल भी है। साथ ही साथ इसके जो 3 अपराधी थे उनको भी पकड़ा गया है। वहीं कटिहार में भी मस्जिद में चोरी के आरोप में 2 लड़कों को मुखिया प्रतिनिधि ने बेरहमी से पिटाई कर दी। इस तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दानिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर भाट को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का विरोध किया और मुखिया प्रतिनिधि को छोड़ने की मांग की।
फिलहाल गोपालगंज और कटिहार की घटना ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। दिन दहाड़े लूट की कोशिश और चोरी के आरोप में बेरहमी दिखाना कहां तक सही है? हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार और कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां जमीन माफिया की करतूत सामने आई है। गोराडीह के सीओ ने थाने में 2 मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि ऐसे 3 मामले पकड़े गए हैं जिनमें दिए गए केवाला फर्जी है। सीओ ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन जमा करने वाले 3 लोगों के साथ साथ 2 कैफे संचालक पर भी एफआईआर दर्ज कराई है। तो कैफे के 2 संचालक पर एफआईआर। भागलपुर का ये मामला है, जमीन माफिया की ये करतूत, जहां पर सीओ ने थाने में 2 मामला दर्ज कराया है। ऐसे 3 मामले पकड़े गए हैं जिनमें दिए गए केवाला फर्जी बताए गए। अधिकारी को विभाग से प्राधिकृत किया गया कि स्थानीय स्तर से पदाधिकारी की नियुक्ति कर रहे थे म्यूटिशियन का। तो हमें सस्पिशियस नजर आया। हम ऑनलाइन जाके मिलान किए। मिलान करने पर हमको दोनों में भिन्नता पाई गई। तो उसी आलोक में हमने साक्ष्य लगा कि अब जो केवाला अप्लाइड है वो भी साक्ष्य दिए। दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो कहीं दूसरे जगह का है और यहाँ केवाला दूसरे जगह का है। ये असमानता रहने के कारण ये मामला बना है। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। इसी बीच गोपालगंज में नगर थाना पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और बीजेपी की महिला मंत्री सुनीता सिंह ने महिलाओं को विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर शिकायत की है। महिला आरक्षण संशोधन बिल संसद से पारित नहीं होने पर पप्पू यादव के द्वारा महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में महिलाएं अब सड़क पर उतर चुकी हैं। मोतिहारी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चरखा पार्क से राजेंद्र भवन तक विरोध मार्च निकालकर पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई। महिलाओं ने कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं के विरोध में भी आवाज बुलंद की। महिला कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर राहुल गांधी और पप्पू यादव के विरोध में नारे भी लगाए। महिलाओं के इस मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार सहित कई बड़े नेता भी शामिल हुए। कथावाचक बाबा बागेश्वर ने नागपुर में एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से ये कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दे दो। बाबा बागेश्वर के बयान पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बाबा बागेश्वर क्या बोलते हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सभी अपने हिसाब से पैदा होते हैं। क्या कुछ और कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके ही पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर सियासी तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसके जरिए महिला आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया और महिलाओं के नाम पर सियासत का आरोप लगा दिया। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये विरोध, ये नारेबाजी और सड़क पर उतरी महिलाएं बताने के लिए काफी है कि महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने पर महिलाओं में कितना गुस्सा है। तस्वीरें रांची की हैं, जहां मोरहाबादी मैदान से बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए इस मार्च में हजारों महिलाएं शामिल हुईं। इसमें बीजेपी की नेता कार्यकर्ता के साथ केंद्रीय मंत्री और मेयर तक शामिल रहीं। सबके निशाने पर रही कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के नेता, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। इतिहास गवाह
है, जिन जिन लोगों ने महिलाओं के हक अधिकार और उसके सम्मान पर वार किया है, तब तब महायुद्ध हुआ है। तो ये आगाज है उसका, कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये आगाज है, परिणाम अभी बाकी है। और इतनी चिलचिलाती धूप में कोई ढकेल के भेजे तो ना है, लेकिन जिस प्रकार शहजादे राहुल गांधी जी ने, जिस प्रकार विपक्ष ने जो अपमानित करने का काम किया, आज उसके विरोध में ये विशाल जनसभा है। बंधन अधिनियम का जो विरोध किया गया, यानी इनकी महिला विरोधी मानसिकता, इससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन नहीं चाहती है कि महिलाओं का उसका अधिकार मिले। सन की महिला आधी आबादी इससे आक्रोशित है और इंडी गठबंधन के प्रति काफी ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा है। इसलिए आज झारखंड प्रदेश में पूरे कोने कोने से, गांव गली मोहल्ले से महिलाएं निकलकर इस आक्रोश रैली में आई हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के विरोध पर सियासी घमासान भी जारी है। आरजेडी ने बीजेपी पर महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगाया। साथ ही 2024 में आरक्षण का लाभ नहीं देने पर सवाल भी पूछे। तो जेएमएम ने बीजेपी पर बरगलाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत के जरिए तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताने की आवश्यकता है और महिलाओं को ये भ्रम फैलाने की जगह यह बात बताने की आवश्यकता है कि आपने 2024 में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। किस विपक्ष ने आपको रोका था 2024 में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए? देश के लोगों को छलने का काम किया, बरगलाने का काम किया। इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी अब चेहरा छिपाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। माना जाता है कि बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों से सियासी मुद्दों की पहचान और उसे भुनाने में काफी आगे रहती है। महिला आरक्षण बिल भले ही पास ना हो सका हो, लेकिन इस मुद्दे को गरमाए रखने, इसे लेकर महिलाओं को जागरूक करने और अगले चुनाव तक इसे जिंदा रखकर वोट के रूप में कैश कराने की कोशिश में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। ये विरोध मार्च तो शुरुआत है, अभी कई और प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहने वाला है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। राज्य में बीजेपी के आक्रोश मार्च से अधिक चर्चा इरफान अंसारी के बयान की हो रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने धूप में घर से बाहर आक्रोश मार्च में निकली महिलाओं के क्रियाक्रम की बात कही है। अब बयान पर भड़की बीजेपी ने इसे बेटियों का अपमान बताया और कांग्रेस के दाह संस्कार तक की बात कह दी, जबकि जेएमएम ने इसे लेकर के बीजेपी पर ही पलटवार किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूं, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। झारखंड के बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। शायद ही कोई मुद्दा होगा जिस पर इरफान अंसारी ने बयान दिया और उस पर बवाल न हो। रांची में महिला आरक्षण को लेकर निकले बीजेपी महिला मोर्चा के आक्रोश मार्च पर उन्होंने निशाना साधा और भीषण गर्मी में महिलाओं को घर में रहने की नसीहत देते हुए विवादित बयान दे दिया। बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूं, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। इरफान ने बयान दिया तो उस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तो बेटियों के क्रियाक्रम वाले बयान को लेकर भड़क गए और जमकर खरी खोटी सुनाई। झारखंड की बेटी का क्रियाक्रम करेंगे, यही कहा था ना, डूब मरना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? मंत्री हो ना? बेटी हमारी नाज होती है, बेटी हमारी ताज होती है। एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जेएमएम ने इरफान अंसारी के विवादित बयान का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन बीजेपी को महिला आरक्षण बिल दोबारा लाने पर निशाने पर जरूर लिया। इधर झारखंड बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस बयान से कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है और अब महिलाएं कांग्रेस पार्टी का अंतिम दाह संस्कार करेंगी। गर्मी तो है,
सुरक्षित रहे, वो महफूज रहे। महिलाओं का आरक्षण तो कानून बन चुका है। 2023 में आप ही लोगों ने तो बिल लाया था। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई फिर से संशोधन लाने की? इरफान अंसारी जी, आपके पार्टी शुरू से ही महिला विरोधी चरित्र को उजागर करते रही है और यही महिलाएं, देश की महिलाएं, राज्य की महिलाएं आपका अंतिम दाह संस्कार करेगी। ना भूतो ना भविष्य कभी दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। सामान्य मुद्दे को भी बयानबाजी से विवादित बनाने की कला केवल इरफान अंसारी को ही आती है। महिला आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर लगभग सभी राजनीतिक दल के नेता बयानबाजी से बचते दिख रहे हैं। ऐसे में इरफान अंसारी के बोल पहले से ही भड़की बीजेपी की महिला मोर्चा के सदस्यों के गुस्से को और बढ़ा सकती है। देखना होगा कि बयानबाजी पर सियासी तपिश की आंच किस स्तर तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जगन्नाथ मंदिर में चोरी और हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने भले ही खुलासा कर दिया हो, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए। आस्था के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान अगर अपराधियों के निशाने पर है, तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हो रही है? न कानून का डर, न भगवान का खौफ। धर्मस्थल पर अपराध, जनता पूछ रही सवाल। जान लौटा सकते हैं हम लोग बाबा का? जहां घंटियां बजती हैं, वहां खौफ की गूंज क्यों? मंदिर जहां लोग सुकून और श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन करने आते हैं, वही मंदिर अगर खौफ की जगह बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। जगन्नाथपुर मंदिर में हुई चोरी और हत्या की इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेखौफ होकर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। न सिर्फ चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि हत्या जैसी संगीन घटना को भी अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। अनुसंधान में बहुत सारी चीजें सामने आई। इतना बड़ा मंदिर है, फिर भी जो सीसीटीवी की व्यवस्था थी, फिर जो अन्य जो सुरक्षात्मक व्यवस्था होने चाहिए थे, कुछ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो जो होने चाहिए थे, कहीं न कहीं उसमें भी कुछ कमी थी, जिसका फायदा अपराधियों के द्वारा उठाया गया। और कुछ कमी हमारे पुलिस की तरफ से भी रही, जो जैसा जो बातें अभी सामने आ रही हैं कि अगल बगल के क्षेत्र में कुछ और नशे के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है। और कुछ अब ये भी जान लीजिए, रांची के जगन्नाथ मंदिर में पिछले 2 साल में कितने अपराध हुए। 2025 में मंदिर परिसर में 2 बाइक को किया गया आग के हवाले। 2024 में जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के कमरे में चोरी। 2025 में पुजारी के कमरे में चोरी। 25 अप्रैल 2026 को चोरी और हत्या की घटना हुई। हालांकि अब मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रात के समय में मंदिर की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड रखे गए हैं। साथ ही जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने 2 गार्ड गनमैन यहाँ नियुक्त किया हुआ है प्राइवेट। कल से रात्रि में 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात्रि गार्ड रखा है। साथ ही हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं अब कि जो भी सैलरी हो उन लोगों को तत्काल मिले। इसके लिए जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है अपराधियों को पकड़ने का, उसके लिए वो प्रशंसनीय है। हम लोग वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद ये वारदात टाली जा सकती थी। हर क्राइम का कुछ न कुछ जड़ होता है और हम लोग का क्षेत्र नशा और जुआ का हब बन चुका है और नशा जो लोग करते हैं वही लोग क्राइम करते हैं। तो इसको भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे घटना, और इस मंदिर में पहला ऐसा घटना नहीं है। पहले भी चोरी हुई, छिनतई हुई। कुछ दिन पहले यहाँ पे मोटरसाइकिल जला दिया गया था। तो पे बार बार कह रहे कि 20 बार इस मंदिर पे घटना घटी, चोरी की घटना, और कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं, फिर कानून के तहत वो बेल पे बाहर चले जाते हैं। तो इसका मूल कारण है जो घटना जो अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं। हम लोग अंशिका के समय में भी ये बात उठाए थे कि ये उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रांची और उड़ता झारखंड हो रहा है। जगन्नाथपुर मंदिर कांड का खुलासा तो हो गया, लेकिन सुरक्षा पर उठे सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है?
क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था के इन केंद्रों को अपराधियों से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।